फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने अपनी पिछली कुछ क्लासेस में जो औद्योगिक भूगोल का टॉपिक था, इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आज की क्लास से हम लोग नगर भूगोल को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अर्बन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास में हम लोग समझेंगे कि नगर भूगोल का क्या मतलब है, यानी डेफिनेशन क्या है, और इसके साथ ही नगर की क्या डेफिनेशन होती है। इन दो चीजों को हम लोग समझेंगे। पहली चीज हम लोग समझते हैं कि नगर भूगोल की क्या डेफिनेशन होती है। इसे शहरी भूगोल भी कह सकते हैं। तो शहरी भूगोल शहरों के, अच्छा देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। जिन लोगों को हिंदी टेक्स्ट में दिक्कत आती है, उनको इंग्लिश पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इस पीडीएफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर नंबर 1 पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करिए और एक फॉर्म को भर दीजिए। इस फॉर्म में आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर ले लिया जाएगा, जहां पर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। तो इन नोट्स का जो इंग्लिश वर्जन है, वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अब आते हैं, देखिए, नगर भूगोल की परिभाषा पे। तो एक देखिए, जो नगर होता है, नगर भूगोल एक नगर का अध्ययन कैसे करता है। तो नगर भूगोल जो है, नगर के जो स्थानिक पहलू होते हैं, यानी कि जो स्पेशियल फीचर्स होते हैं, उनका अध्ययन करता है। अब देखिए, नगर के स्पेशियल फीचर से क्या मतलब हो गया, जैसे कि नगर कहाँ पर स्थित है, इसका स्थान कौन सा है। अब एक नगर देखिए, आपका नदी के किनारे भी हो सकता है, समुद्र तट के किनारे भी हो सकता है। तो नगर का स्थान कौन सा है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। इसके साथ ही नगर का विकास कैसे हुआ है, क्या ये औद्योगिकीकरण के कारण विकसित हुआ है, या कोई ये पारंपरिक नगर है, जैसे कि हमारे यहाँ वाराणसी हो गया या विश्व में यरूशलेम हो गया। तो इस नगर का विकास कैसे हुआ है। फिर जो नगर है वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, जैसे कि लखनऊ और कानपुर आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। और इसके साथ ही जो ये नगर है, ये आसपास के क्षेत्रों से किस तरह से कनेक्टेड है, यानी कि व्यापार के मामले में, संस्कृति के मामले में ये आसपास के क्षेत्रों से किस तरह से कनेक्टेड है। इन सारी चीजों का अध्ययन नगर भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा। देखिए, नगरीय भूगोल किसी नगर के स्पेशियल फीचर यानी स्थानिक कारकों का अध्ययन है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है कि नगर की लोकेशन क्या है, यानी कि नगर नदी के किनारे है, समुद्र के किनारे है, कहीं पर भी हो सकता है, इसकी लोकेशन क्या है। इसके साथ ही इसका विकास कैसे हुआ है। मैंने आपको बताया कि कोई नगर औद्योगिकीकरण के कारण अभी नया नया हो सकता है, बेंगलोर जैसा, या बहुत पुराना हो सकता है, बनारस जैसा। इसके साथ ही इस नगर का दूसरे नगर से व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध कैसा है, और इसी तरह से इस नगर का आसपास के क्षेत्रों, जैसे छोटे छोटे गांव वगैरह से व्यापारिक संबंध किस तरह का है, सांस्कृतिक संबंध किस तरह का है, माइग्रेशन कितना होता है। इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग नगर भूगोल में करते हैं। तो देखिए, यह भूमि उपयोग, कार्यात्मक क्षेत्रों और सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों, यानी कि नगर भूगोल के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ते हैं कि भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है, यानी कि कितनी जमीन के ऊपर इंडस्ट्री लगाई गई है, कितनी जमीन के ऊपर जो तृतीय क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर है, उसका काम हो रहा है। यानी कुल मिला के जमीन का उपयोग कैसे हो रहा है। इसके साथ ही नगर के जो कार्यात्मक क्षेत्र हैं, यानी फंक्शनल एरिया है, फंक्शनल एरिया आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि नगर में जो काम के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कहीं पे लोहे का काम होता होगा आपके नगर में, कहीं पर हॉस्पिटल होंगे, तो जो नगर के कार्यात्मक क्षेत्र हैं। इसके साथ ही जो नगर में सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। नगर का सामाजिक सांस्कृतिक पैटर्न कैसे होगा, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया। इन सारी चीजों का अध्ययन, इन सारी चीजों के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है आपके नगर भूगोल में। देखिए, शहरों का अध्ययन एक और दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है। एक तो ये हम लोगों ने परिभाषा देखी, दूसरा होता है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिर पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। देखिए, इसमें क्या होता है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण में, देखिए, एक तो हो गया नगर का प्राकृतिक वातावरण, दूसरा हो गया मानव निर्मित वातावरण, यानी कि जैसे नगर का जो आर्किटेक्चर है, वो मनुष्य उसका निर्माण करता है। बहुत ऊंचे ऊंचे भवन हो सकते हैं, या एक मंजिला भी भवन हो सकते हैं। इसी तरह से जो नगर में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो प्रेरणा है, ये सारी चीजें मानव निर्मित वातावरण के अंतर्गत आ जाती है। तो एक नगर का जो मानव निर्मित वातावरण है,
उसका अगर हम अध्ययन करते हैं और इसके साथ ही ये जो इस नगर की जो संस्कृति है, जो समाज है, इसका प्रभाव दूसरे नगर पर किस तरह से पड़ रहा है और दूसरा नगर इसको किस तरह से प्रभावित कर रहा है। एक चीज कि यहाँ का समाज और संस्कृति पास के नगर को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और इस नगर का समाज है, संस्कृति है, उसका प्रभाव कैसे हमारे इस नगर पे पड़ रहा है। जब हम इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। अच्छा, ये जितने भी अध्ययन होते हैं इनका मूल लक्ष्य क्या होता है? इनका मूल लक्ष्य होता है एक मॉडल और सिद्धांतों का निर्माण करना। अब ये मॉडल और सिद्धांत का निर्माण करना क्यों जरूरी है? देखिए, मान लीजिए सरकार स्मार्ट सिटी विकसित करना चाहती है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नगर जो हैं कहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, यानी कि नगर के विकास के लिए कौन कौन से फैक्टर उत्तरदायी होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप क्या करेंगे, एक अगर आप नए नगर का विकास कर रहे हैं तो आप उन सभी चीजों को जरूर उपलब्ध करा देंगे जो नगर के विकास के लिए जरूरी है। तो यानी नगर विकास का जो पैटर्न है और जो नगर विकसित होता है तो आसपास के गांवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे जो आसपास के गांव है वो सब अर्बन एरिया में बदल जाते हैं और फिर कैसे समय के साथ साथ ये जो सब अर्बन एरिया है ये नगर का ही हिस्सा बन जाता है। इन सभी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, तभी आप सही तरीके से नगरों का विकास कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ मॉडल और सिद्धांतों की जरूरत होगी जिन सिद्धांतों का उपयोग करके आप नगर विकास का काम कर पाए। तो इसीलिए जो हमारी नगर भूगोल है इसका मूल लक्ष्य रहता है मॉडल और सिद्धांतों का निर्माण करना। इसके अलावा भी लक्ष्य हैं लेकिन ये एक मुख्य लक्ष्य देखा जाता है। अच्छा देखिए, अब आता है कि टाउन क्या है यानी नगर क्या है। ये आपकी जो हेडिंग है वो यहाँ पर लिखी होना चाहिए थी कि नगर क्या है, तो उसे हम सही कर देंगे। अब देखिए, नगर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो है जनसंख्या का आकार। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो नगरों को उनकी जनसंख्या के आकार के हिसाब से पहचानते हैं। जैसे डेनमार्क में अगर कहीं पे 250 लोगों की जनसंख्या है तो उसको नगर मान लिया जाएगा। फ्रांस में अगर कहीं पर 2000 लोगों की जनसंख्या है तो उसको नगर माना जाएगा। और वहीं पर अगर राज्य अमेरिका यानी जो हमारा यूएसए है, वहां पर अगर 2500 लोगों की कहीं पर जनसंख्या निवास कर रही है तो उसको नगर मान लिया जाएगा। फिर देखिए, एक बात यह भी हो सकती है कि कई बार आपको एक छोटी सी बस्ती, कम जनसंख्या वाली बस्ती जो है उसमें आपको नगरीय विशेषताएं दिखाई दें, यानी कि है तो बहुत छोटी सी बस्ती लेकिन पूरी तरह से नगर की तरह, शहर की तरह दिखाई दे। और यह भी हो सकता है बहुत बड़ी बस्ती हो जिसमें बहुत ज्यादा आबादी रहती हो, इसके बाद भी यहाँ पर कृषि कार्य हो रहा हो, यानी कि ये ग्रामीण बस्ती हो। तो यानी कि जनसंख्या के आधार पे हम ठीक ठीक नहीं कह सकते कि अगर ज्यादा जनसंख्या है तो ये नगर ही होगा। इसके साथ ही जनसंख्या घनत्व का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि भारत में अगर कहीं पर मान लीजिए ये पूरा एक क्षेत्र है, यहाँ पर 5000 लोग रहते हैं और 386 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक का जनघनत्व है। देखिए, जनघनत्व क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो अगर एक वर्ग किलोमीटर में 386 लोगों से ज्यादा लोग रह रहे हैं और पूरे जो क्षेत्र का जो जनसंख्या है वो 5000 से अधिक है, 5000 या 5000 से अधिक है, तो इसको हम लोग नगर कहते हैं। तो दूसरा पैमाना हो गया कुछ जगहों पे जनसंख्या घनत्व। इसके साथ ही कार्यों के आधार पर नगर की पहचान की जाती है, यानी कि नगर का मुख्य आपको जो कार्य दिखेगा वो सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्र का दिखेगा। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, टर्शरी मतलब सेवा क्षेत्र जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कॉल सेंटर हो गए। तो यहाँ पर कृषि कार्य वगैरह आपको ज्यादा होता नगर में नहीं दिखाई देगा। इसके साथ ही प्रशासन के आधार पे भी कई जगहों पे नगर को परिभाषित किया जाता है। जैसे कि जो हमारा यूके है यानी कि जो ब्रिटेन है, वहां पर प्योरली नगर को परिभाषित करने का पैमाना है कि वहां पर प्रशासन किस तरह का है, नगर पालिका है, म्यूनिसपालिटी है, इसके आधार पे नगर को परिभाषित किया जाता है। फिर देखिए, ये जो अभी तक हम लोगों ने देखा जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, कार्य, ये सभी होती हैं मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स।
लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि नगर की पहचान हम केवल क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक तरीकों से करें। देखिए मात्रात्मक का मतलब क्या है, जहां पर मात्रा की बात आ रही है, जैसे जनसंख्या की मात्रा, जनसंख्या घनत्व की मात्रा, तो ये सब क्या हो जाती है, मात्रात्मक तकनीकियां। लेकिन जरूरी नहीं है हम क्वांटिटेटिव तरीकों का ही उपयोग करें। तो दूसरे हो सकते हैं गुण के आधार पे, यानी गुणात्मक या क्वालिटेटिव मेथड। तो इसमें आगे तो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जैसे कि जो कुछ समाजशास्त्री हैं, उन्होंने नगर को उनके गुणों के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर परिभाषित किया है। देखिए लुईस विर्थ कहते हैं कि जो नगर है, एक तो इसमें सामाजिक रूप से विषम व्यक्ति होते हैं। सामाजिक रूप से विषम व्यक्ति मतलब, देखिए गांव में आप आमतौर पे देखेंगे पूरे गांव का एक देवता होता है, यानी सभी एक ही देवता की पूजा कर रहे हैं। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं या एक ही आस्था वाले लोग रह रहे हैं। शहर में ऐसा नहीं मिलेगा। शहर में आपको पड़ोस पड़ोस में ही दो अलग अलग धर्म के लोग मिल जाएंगे, दो अलग अलग जाति के लोग मिल जाएंगे। इनकी मान्यताएं अलग होंगी, एक व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है, दूसरा व्यक्ति आस्तिक हो सकता है। यानी एक विषम समाज आपको, विषम व्यक्तियों का समाज आपको मिलेगा नगर में। इसके साथ ही ये अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र होगा, यानी नगर अपने आप में बड़ा होगा, घना बसा होगा। यानी कि गांव में जो आपके दूर दूर घर होते हैं, उसकी अपेक्षा नगरों में बहुत घने बसे हुए आपको घर दिखाई देंगे, फ्लैट वगैरह दिखाई देंगे। और स्थायी आवास होंगे, लोगों के अपने स्थायी आवास होंगे। तो इस तरह से लुईस विर्थ ने नगर की कुछ क्वालिटीज बताई कि सामाजिक रूप से विषम व्यक्तियों का समूह होगा, यहाँ पर यह अपेक्षाकृत बड़ा होगा, घना होगा, और स्थायी आवास यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये देखिए अभी हम लोगों ने नगर की जो परिभाषा है उसको देखा है, क्योंकि जब तक आप नगर भूगोल को नहीं समझेंगे कि नगर भूगोल का क्या काम है और नगर का क्या मतलब है, तब तक आगे की बातों का कोई बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब नहीं होगा। तो मैंने इसको आपको डिटेल में समझा दिया।